एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी पूरा आपका एक पेपर बना दिया है। उसमें आपके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो आपका मॉडल पेपर है वो पूरा बना दिया है। आज हम इसमें देखेंगे जो भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में सच में आपको 90+ स्कोर करना है तो इसी तरह से आपको सभी वीडियोस देखनी है ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है, जैसे आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो इन सारे विषयों के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंड मॉडल पेपर हैं उनके फुल सोल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यानी जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या दिया गया, तो आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शीत युद्ध क्या है, अथवा शीत युद्ध पर एक टिप्पणी लिखें। ओके, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा। यानी शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध पर एक टिप्पणी लिखे, तो इसका जो आंसर है हम इस तरह से लिखकर आएंगे। सबसे पहले हमें लिखना है कि जैसे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से किसकी शुरुआत हुई थी? शीत युद्ध के। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। एंड देखिए इसके आगे फिर हम लिखेंगे, देखिए फिर इसके आगे आपको लिखना है कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। अब देखिए इतना लिखने के बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ, इतना लिखने के बाद फिर आप इसके आगे इस तरह से लिखोगे कि अब अमेरिका, देखिए इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप लिखोगे, आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। फिर अमेरिका की जगह आप लिख लोगे अमेरिका। फिर अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। ठीक है, किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। फिर इसके आगे आप इस तरह से लिखोगे कि अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसका ये जो आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया गया था कि शीत युद्ध क्या है, अथवा यही प्रश्न आपका इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए आप किस तरह से लिखकर आओगे, इसका आंसर आपको इसी तरह से लिखकर आना है। ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट में इसका जो आंसर है आप नहीं लिखकर आओगे। फिर आपको इस तरह से लिखना है कि शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें 2 महाशक्तियाँ और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इसके बाद आप लिखोगे कि इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। इसके बाद आपको लिखना है कि
कि परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझाना था कि इसकी वजह से दो महाशक्तियां और उनकी, देखिए, दो महाशक्तियां और उनकी, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के विध्वंसक साबित होगा। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे, देखिए इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे, साबित होगा। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था कि संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। इस प्रकार शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या था कि शीत युद्ध क्या है, नहीं तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एकदम सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर अगर आपको देखना है तो एक बार इसको आप देख सकते हो, जो आपका क्वेश्चन था इसका जो आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसका PDF है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए इसके आगे जो आपका प्रश्न है क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय क्या है। इंपॉर्टेंट है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए। तो आर्थिक न्याय क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए हम इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिख कर आएंगे कि आर्थिक न्याय क्या है इसको समझिए। तो आप इस तरह से लिखोगे कि आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की आधारशिला है। ठीक है, आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की आधारशिला है और समाज में रहने वाले लोगों में आर्थिक दृष्टिकोण से समानता ही आर्थिक न्याय कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। अब देखिए इसके आगे आपको इस तरह से लिखना है। देखिए अब इसके आगे, अब यहाँ पर देखिए इसके आगे आप इस तरह से लिखोगे कि इस न्याय के अनुसार संपत्ति का सामान और न्यायोचित वितरण समाज और राज्य के सभी व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक है, एंड देखिए इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि वह न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है और सबको समान कार्य हेतु समान वेतन देने की व्यवस्था करता है। आज का प्रजातांत्रिक युग इस न्याय पर आधारित है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब यहाँ पर देखिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या था कि आर्थिक न्याय क्या है। तो आर्थिक न्याय क्या है, एक बार इस प्रश्न के आंसर को दोबारा से समझ लेते हैं। तो देखिए आप इस प्रश्न के आंसर को इस तरह से लिख कर आओगे कि आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक रूप है। आर्थिक न्याय ही सामाजिक न्याय की आधारशिला है और समाज में रहने वाले लोगों में आर्थिक दृष्टिकोण से समानता ही आर्थिक न्याय कहलाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि इस न्याय के अनुसार संपत्ति का सामान और न्यायोचित वितरण समाज और राज्य के सभी व्यक्तियों के बीच होता है। एंड इसके बाद आप लिखोगे वह न्याय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे और सबको समान कार्य हेतु, देखिए इसके बाद आप लिखोगे और सबको समान कार्य हेतु वेतन देने की व्यवस्था करता है। आज का प्रजातांत्रिक युग इसी न्याय पर आधारित है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आर्थिक न्याय क्या है। अब इसी तरह देख लीजिए जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है। अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर पंचशील का सूत्र क्या है उसको समझाइए। इस तरह से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आप किस तरह से लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में उसको देख लीजिए। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। तो प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए कि पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो आप लिखोगे कि पंचशील का अर्थ 5 सिद्धांत। ठीक है, पंचशील का अर्थ क्या हो जाएगा, 5 सिद्धांत।
फिर इसके बाद आपको लिखना है कि ये सिद्धांत हमारी विदेश नीति का मूल आधार है। ये सिद्धांत हमारी विदेश नीति का मूल आधार है। इन 5 सिद्धांतों के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। अब ये आपको ध्यान रखना है। अब जब भी आप जैसे बोर्ड एग्जाम में आंसर लिखते हो तो जैसे आप कोई सन लिख रहे हो तो इसके नीचे आपको एक लाइन कर देनी है ताकि एग्जामिनर को सही ढंग से ये दिख जाए कि आपने आंसर को एकदम सही ढंग से लिखा है, ताकि वो आपको फुल मार्क्स देकर जाए। ठीक है, तो किस तरह से लिखोगे कि पंचशील का अर्थ 5 सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमारी विदेश नीति का मूल आधार है। इन 5 सिद्धांतों के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 को किया गया था। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे ये ऐसे सिद्धांत हैं कि यदि इन पर विश्व के सब देश चले तो विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि ये 5 सिद्धांत निम्नलिखित हैं। तो वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको समझ लेते हैं। अब देखिए, तो वो 5 सिद्धांत आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिखकर बताएंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं वो 5 सिद्धांत। पहला यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए पहला सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा ये वाला कि एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड आपका हो जाएगा कि एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा है उसको भी पढ़ लीजिए। तीसरा आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। इसके बाद यहाँ पर चौथा लिखना है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को मानना। इसके बाद 5वां लिखोगे कि आपस में समानता और मित्रता को बनाए रखना। तो पंचशील पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए आप इस तरह से। जो आपका क्वेश्चन है इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। अब एक बार इसको आप देख लीजिए, ये आपका जो प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न के आंसर को आप लिख कर आओगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद देखिए कौन से आपके ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको समझते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि सांप्रदायिकता क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आप भी जानते हो। आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि सांप्रदायिकता क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर लिख कर आओगे कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कि प्रत्येक धर्म में अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं। प्रत्येक धर्म में अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास नहीं है। इसी को हम सांप्रदायिकता कहते हैं या फिर इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो किस तरह से लिखना है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी इत्यादि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास नहीं है, इसी को हम कहते हैं सांप्रदायिकता। इसके बाद आपको लिखना है कि वैसे सांप्रदायिकता का पर्याय हिंदुत्व से भी लगाया जाता है। इस हिंदुत्व शब्द का प्रतिपादन सावरकर थे, जिनका कहना था कि भारत हिंदुओं का देश है। इसके बाद आप लिखोगे कि हिंदू वही है जो इस देश को अपनी मातृभूमि और पूर्ण भूमि मानता है। ठीक है, अब देखिए इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। देखिए, तो हिंदू वही है जो इस देश को अपनी मातृभूमि और पुण्य भूमि मानता है, अतः जो ऐसा नहीं करता या फिर जो ऐसा नहीं सोचता है उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। तो वो प्रभाव कौन कौन से पड़े हैं उनको समझते हैं। तो देखिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है।
तो फर्स्ट यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि सांप्रदायिकता ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। सांप्रदायिकता ने लोकतंत्र को कमजोर किया है क्योंकि मतदान का आधार कई क्षेत्रों में धार्मिक पहचान बन गई है तथा वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हट गया है। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। इसके बाद सेकंड यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है कि राजनीति में सांप्रदायिकता के समावेश से धार्मिक समुदायों में तनाव, रंगों और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। देखिए तीसरा यहाँ पर आप लिखोगे कि सांप्रदायिकता के कारण राजनीतिक लाभ की दृष्टि से राजनीतिक दल ने अल्पसंख्यक के प्रति तुष्टीकरण और वोट की नीति अपना ली है, जबकि उनका वास्तविक विकास नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सांप्रदायिकता के जो प्रभाव हैं वो कौन कौन से हैं, इस तरह से आप लिख कर आओगे। 3 प्रभाव यहाँ पर आपको बता दिए। ओके, अब देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक बार दोबारा से देखना है तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है आपका प्रश्न और ये है इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे कि लोकतंत्र के 2 रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन यूनान ने नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। देश के सभी नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर सरकार के मामलों पर विचार करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है एक बार दोबारा से समझिए। लोकतंत्र के 2 रूप है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था थी। देश के सभी नागरिक एक स्थान पर एकत्रित होकर सरकार के मामलों पर विचार करते हैं और वाद विवाद तथा निर्णय निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि इस व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों के चुने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नागरिक प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण, कर निर्धारण, अधिकारियों की नियुक्ति आदि का निर्णय करते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि स्विट्जरलैंड में इस व्यवस्था को लागू करने के लिए देश को विभिन्न कैंटोनों में बांटा गया है। ठीक है, तो विभिन्न कैंटोनों में बांटा गया है। इतना लिखने के बाद आपका जो आंसर है वो पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप लिख कर आओगे। अब इसी की तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसको देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आप कौन सा तैयार करोगे। तो देखिए गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, ताकि 90+ इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप स्कोर 100% कर सको। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि भूमंडलीय क्या है, और ये प्रश्न आपका कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर जो है आप किस तरह से लिखोगे कि भूमंडलीय क्या है। आपको इस तरह से लिखना है कि व्यापार, वित्तीय प्रवाहों, टेक्नोलॉजी और सूचनाओं के आदान प्रदान से विश्व की अर्थव्यवस्था में समन्वय और एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। भूमंडलीय क्या है देखिए दोबारा से समझिए। व्यापार, वित्तीय प्रवाहों यानी टेक्नोलॉजी और सूचनाओं के आदान प्रदान से
विश्व की अर्थव्यवस्था में समन्वय और एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है। प्रभाव कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों को दूसरे हिस्सों में पहुंचाना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि विश्वव्यापी, देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि यहाँ सबसे ज़रूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाहों की निरंतरता से पैदा हुआ है और कायम भी है, तो उसे हम कहेंगे भूमंडलीय। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं आप किस तरह से लिखोगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको एक लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर करें। इसका जो PDF है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकती हो। ओके, थैंक यू सो मच।